नमस्कार दोस्तों आप लोगों को कैसा लगेगा अगर आपसे कहा जाए कि आपको 35-40 साल जॉब करनी है, वो भी गवर्नमेंट, और उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी जब आप रिटायर होगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बुरा ही लगेगा। पर आपको ज्यादा बुरा तब लगेगा दोस्तों जब आपको ये पता चलेगा कि एक नेता अगर एक दिन के लिए विधायक या एक दिन के लिए भी सांसद बन जाए तो वो जिंदगी भर का पेंशन पाने के लिए हकदार बन जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके मरने के बाद उसकी बीवी या उसके आश्रित बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट है उनको भी जिंदगी भर के लिए आधी पेंशन मिलती है। ये सच है दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। पहले हम बात करेंगे दोस्तों 1 जनवरी 2004 एनपीएस लागू होने से पहले गवर्नमेंट जॉब में पेंशन कैसे मिलती थी, और उसके बाद 1 जनवरी 2004 के बाद एनपीएस लागू होने के बाद किस तरह से मिलती है गवर्नमेंट जॉब में पेंशन। एनपीएस 2004 लागू होने से पहले दोस्तों लोगों को पेंशन इस तरह से मिलती थी, यदि कोई व्यक्ति मार्च में रिटायर हुआ है और मार्च में जो उसकी आखिरी सैलरी होगी उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता था दोस्तों। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मार्च में रिटायर हुआ है और मार्च में जो उसने आखिरी सैलरी ली है उसका 50%, मतलब अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो 50% के हिसाब से 25,000 उसकी पेंशन होती थी दोस्तों मंथली। तो इस तरह से पुरानी पेंशन स्कीम में इस तरह से सैलरी दी जाती थी, आखिरी सैलरी का 50% आपकी पेंशन हुआ करती थी और वो पूरी 50% पेंशन गवर्नमेंट ही देती थी दोस्तों। पर एनपीएस 2004 लागू होने के बाद अपनी लास्ट सैलरी का 10% ही मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि अब पेंशन उनको गवर्नमेंट नहीं देगी बल्कि उन्हें हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा उनको पेंशन मिलेगी दोस्तों रिटायरमेंट के बाद। और इसमें 10% से ज्यादा पेंशन इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि गवर्नमेंट जो इनका पैसा जो है सरकारी बॉन्डों में लगाती है, जिसमें रिस्क कम होता है पर रिटर्न बहुत कम होता है, जिससे इनका पैसा डूबने का खतरा तो कम हो जाता है पर रिटर्न उतना नहीं मिल पाता जितना एक नॉर्मल मार्केट में बंदा पैसा लगा कमा सकता है। इसलिए वक्त वक्त पर कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठती रहती है दोस्तों। एनपीएस 2004 लागू करने के पीछे सरकार के कुछ तर्क हैं दोस्तों, और वो तर्क ये हैं। पहला तर्क ये है दोस्तों कि एनपीएस 2004 लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करेगा, और दूसरा तर्क ये है दोस्तों कि आजकल मेडिकल फैसिलिटी और खान पान ऐसा चेंज हो गया है कि लोग उम्मीद से ज्यादा जी रहे हैं। सरकार को जितना लगता था उससे ज्यादा लोग जी रहे हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसे लोग सरकार पर बोझ बन जाते हैं। ये बड़ा ही अजीब तर्क है दोस्तों। क्या लोगों को जीने का हक नहीं है? क्या सरकार चाहती है लोग 60 साल तक होते ही मर जाएं? और एनपीएस 2004 दोस्तों सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्करों के लिए लागू किया गया था, पर धीरे धीरे सारी राज्य सरकारों ने इसको अपने यहां लागू कर लिया, क्योंकि एनपीएस 2004 से सरकारों पर वित्तीय बोझ कम पड़ता है, क्योंकि उन्हें पेंशन अपनी जेब से नहीं देनी पड़ती है दोस्तों। सिर्फ वेस्ट बंगाल ही ऐसा स्टेट है दोस्तों जिसने एनपीएस 2004 को अपने स्टेट में लागू नहीं किया। वहां पर अभी तक पुरानी पेंशन व्यवस्था चल रही है दोस्तों। पर नेताजी को एनपीएस 2004 से बाहर रखा गया, और जिस साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म करी दोस्तों, उसी साल कानून में संशोधन करके अपने आप को एक दिन की विधायकी या सांसदी के लिए भी पेंशन का जीवन भर के लिए हकदार बना लिया। और दूसरी तरफ एनपीएस 2004 ला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन ही खत्म कर दी दोस्तों उसी साल, ताकि पूर्व सांसद बनने के बाद जनता के पैसे से पेंशन लेके अपनी पूरी जिंदगी मजे से रह सकें। अब बात करते हैं दोस्तों बतौर सांसद अपने कार्यकाल में इस सांसद को क्या क्या सुविधाएं और कितना वेतन मिलता है। एक सांसद को दोस्तों हर महीने 3,30,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें उनके सारे बाकी खर्चे भी होते हैं, जैसे संसदीय क्षेत्र का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सहायक का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ये सब इंक्लूड होकर 3,30,000 रुपए एक सांसद को हर महीने मिलते हैं दोस्तों। और इन सबसे अलग कुछ और सुविधाएं भी मिलती है दोस्तों एक सांसद को बतौर सांसद। सरकारी खर्च पे एक सांसद अपनी पत्नी के साथ या किसी सहायक के साथ साल भर में 34 हवाई यात्रा फ्री कर सकता है दोस्तों। ट्रेन के लिए सुविधा दोस्तों अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास में, अगर किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सेकंड क्लास में। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों में बंगला या फ्लैट की सुविधा भी है दोस्तों हर सांसद के लिए। सांसद या उनके परिवार के लिए दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में सारी चिकित्सा सुविधाएं दोस्तों फ्री है, और यही प्राइवेट अस्पताल में कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सारी सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है सांसदों और उनके परिवार का। हर साल 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है दोस्तों हर सांसद को, और 40,000 लीटर पानी फ्री मिलता है दोस्तों हर सांसद को। और साल में एक बार घर के फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए मिलते हैं दोस्तों हर सांसद को। और हर साल 2 लाख रुपए मिलते हैं दोस्तों हर सांसद को कंप्यूटर खरीदने के लिए अपने ऑफिस के लिए। हर सांसद को 4 लाख का लोन मिलता है दोस्तों, वो भी बिना ब्याज के, गाड़ी खरीदने के लिए। घर में इस्तेमाल करने के लिए 3 लैंडलाइन फोन मिलते हैं दोस्तों, जिनमें 50,000 कॉल मुफ्त होती है हर साल। और सबसे बड़ा फायदा दोस्तों मेरे को ये लगता है कि उनकी सैलरी टैक्स फ्री होती है। 3,30,000 रुपए उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उनकी सैलरी बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। और अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब वो पूर्व सांसद बन जाते हैं तो उनको और भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। उनको 25,000 रुपए हर महीना दिया जाता है दोस्तों पेंशन के रूप में। अगर किसी का कार्यकाल 10 साल का रहा है, अगर कोई 2 बार सांसद रहा है, तो पहले कार्यकाल के लिए उसको 25,000 रुपए और अगले 5 कार्यकाल के लिए 2,000 के हिसाब से 10,000 रुपए हो, टोटल 35,000 रुपए पेंशन मिलती है दोस्तों। मेन खेल तो दोस्तों अब शुरू होता है,
क्योंकि सांसदों को और विधायकों को डबल डबल पेंशन, ट्रिपल ट्रिपल पेंशन लेने का भी हक है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई सांसद पहले विधायक रहा है और विधायक रहते हुए उसी राज्य में अगर कोई मंत्री रहा हो, तो वहां से जब वो सांसद बना तो वहां पे विधायक भी था और सांसद भी था, तो विधायक की भी पेंशन लेगा और मंत्री पद की भी पेंशन लेगा। उसके बाद सांसद के 5 साल कंप्लीट करे उसकी भी पेंशन लेगा, और उसके बाद 5 साल जो और कंप्लीट करे अगले 5 साल उसकी भी पेंशन लेगा। तो सोचिए दोस्तों, एक इंसान अलग अलग पद पर अलग अलग पेंशन लेता है, तो 3-3 4-4 पेंशन ले रहा है। और वही आम आदमी की इन्होंने पेंशन ही खत्म कर दी एनपीएस 2004 लाके। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी सांसद की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को आजीवन आधी पेंशन मिलेगी। या अगर वो पूर्व हो चुका है, वो अब सांसद नहीं रहा है पर पूर्व सांसद की सारी फैसिलिटीज ले रहा है, उस समय भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी आधी पेंशन उसके परिवार को मिलती है। पूर्व सांसद भी दोस्तों सांसदों की तरह रेल में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो अकेले हैं तो फर्स्ट क्लास में, अगर किसी के साथ हैं तो सेकंड क्लास में। और आपको ये जान के हैरानी होगी दोस्तों, जितने भी पूर्व सांसद हैं इंडिया में अब तक जो पेंशन ले रहे हैं, उसमें से 82% करोड़पति हैं दोस्तों। और ऐसे में तारीफ करनी पड़ेगी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने अपने 6 साल कंप्लीट करने के बाद राज्यसभा में पेंशन लेने से मना कर दिया। अब बात करते हैं अपने विधायकों की दोस्तों। मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए दिल्ली के विधायकों की सैलरी, सुविधाएं और उसकी पेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। दिल्ली के विधायकों को दोस्तों 90,000 मिलते हैं, जिसमें उनका वेतन और बाकी भत्ते भी हैं। दिल्ली के विधायक और उनके परिवार के लिए दिल्ली के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मुफ्त हैं दोस्तों। पर अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज कराते हैं तो वो सेम सुविधा उनको भी मिलती है जो सांसदों को मिलती थी, कि कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब इलाज के खर्च दिल्ली गवर्नमेंट उठाती है दोस्तों, सारे विधायकों का। विधानसभा की बैठकों के लिए भी दोस्तों हर विधायक को हर दिन के लिए 1,000 रुपए मिलता है और उसकी मैक्सिमम सीमा 40 दिन है। मतलब दोस्तों दिल्ली के हर विधायक को 40,000 तो मिलना ही है। विधायकों को भी दोस्तों 4 लाख तक का लोन मिलता है गाड़ी खरीदने के लिए, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। और पूर्व विधायक बनने के बाद पेंशन के रूप में 7,500 रुपए उनको मिलते हैं अपने एक कार्यकाल के लिए। अगर कोई 10 साल के लिए अपना विधायक बना हुआ है तो पहले साल के लिए उसे 7,500 रुपए, हर एक साल के लिए उसे 1,000 रुपए, 12,500 रुपए उसे पेंशन के रूप में मिलेंगे अगर वो 10 साल तक विधायक रहा है तो। और वही खेल दोस्तों विधानसभाओं में चलता है। अगर कोई विधायक उसी मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाता है तो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक की पेंशन लेता है और मंत्री पद की पेंशन लेता है। और विधायक की मृत्यु होने के बाद भी उनके परिवार को आधी पेंशन दी जाती है दोस्तों, जैसे सांसदों को दी जाती थी। विधायकों को भी दोस्तों हर महीने 4,000 रुपए मिलते हैं बिजली और पानी का बिल भरने के लिए। हर विधायक को भारत के अंदर घूमने के लिए अपने परिवार के साथ हर साल 50,000 रुपए मिलता है दोस्तों। विधायक को अपने ऑफिस में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने की छूट है। इसकी सैलरी उसको 15,000 करके मिलती है। मतलब एक के 15,000, दूसरे के 15,000, टोटल 30,000 रुपए उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी मिलते हैं दोस्तों। इस कड़ी में दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि किस राज्य में विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और किस राज्य में विधायकों को सबसे कम सैलरी मिलती है। सबसे ज्यादा अपने विधायकों को सैलरी देने वाला राज्य है तेलंगाना, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और सबसे कम अपने राज्य में सैलरी देने वाला है विधायकों को त्रिपुरा, जिनमें 34,000 रुपए मिलते हैं। और दोस्तों देश में 20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को पूर्व सांसदों से भी ज्यादा पेंशन देते हैं। सिर्फ देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके पूर्व विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती है। और ये खेल जो है दोस्तों जिसमें सांसद और विधायक 6-6 गुना या डबल ट्रिपल पेंशन लेते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हो चुका है दोस्तों। 2017 में दोस्तों इस पेंशन के खेल को खत्म कराने के लिए लोकपेरी नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया कि ये मांग की थी तो ये जो पेंशन ले रहे हैं 6-6 गुना 7-7 गुना, इसको तुरंत बंद किया जाए और पूर्व सांसदों को जो सुविधाएं मिलती है उसको भी बंद किया जाए। लोकपेरी एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि पद से हटने के बाद ये जो विधायक और सांसद है, ये जो पेंशन लेते हैं और जो सुविधाएं लेते हैं, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि संसद को यह अधिकार नहीं है दोस्तों कि वो बिना कानून बनाए सांसदों को पेंशन की सुविधा दे। याचिका में यह भी कहा गया था दोस्तों कि जितने पूर्व सांसद है उसमें 82% सांसद करोड़पति हैं और ऐसे लोगों की पेंशन के लिए गरीब जनता पर बोझ नहीं डालना चाहिए। पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और यह कहा कि यह मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह कहा कि इस पे फैसले लेने का हक संसद को है। और समय समय पे पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की सुविधाएं और पेंशन बंद करने की मांग उठती रही है दोस्तों। और इतना कुछ होने के बाद भी दोस्तों आज तक पूर्व सांसद पूर्व विधायक पेंशन और सारी सुविधाएं ले रहे हैं, पर जनता की पेंशन खत्म कर दी गई है दोस्तों। बहुत अफसोस की बात है। जब भी आपके एरिया में कोई इलेक्शन होता है दोस्तों और जब नेता वोट मांगने आता है और जब वो भाषण देता है तो अपने भाषण में ये जरूर बोलता है कि मुझे जनसेवा करनी है। तो अगर हर महीने सैलरी और उसके बाद पेंशन लेनी है तो जनसेवा काहे की दोस्तों? ये जनसेवा थोड़ी हुई, ये तो नौकरी हुई। और अगर ये नौकरी हुई दोस्तों तो उस नौकरी को पाने के लिए क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या उसने एग्जाम पास किया है, वो सब भी तय होना चाहिए दोस्तों अगर ये सैलरी और पेंशन ले रहे हैं तो। क्योंकि एक आम आदमी नौकरी पाने के लिए बचपन से लेकर जवानी तक मेहनत करता है, उसके बाद इंटरव्यू देता है, रिटन टेस्ट देता है, स्किल टेस्ट देता है, टाइपिंग टेस्ट देता है, जब जाकर शॉर्टलिस्ट होकर उसकी सरकारी नौकरी लगती है दोस्तों। और ये सवाल हमको हर उस नेता से करना चाहिए जो अपने भाषण में बोलता है मैं जन सेवा करना आया हूं, मुझे एक मौका दो। एक बार पूछ के देखना दोस्तों, वो जवाब देता नहीं बनेगा उससे।
और उनसे ये भी कह देना दोस्तों कि जीतने के बाद ना वो पेंशन लेंगे ना वो सैलरी लेंगे। तब देखना दोस्तों उनके चेहरे के रंग कैसे उड़ते हैं। मेरी तो हमारे प्रधानमंत्री से एक ही अपेक्षा है, उनके एक बार कहने से करोड़ों लोगों ने अपने गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी और करोड़ों लोग बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर ले रहे थे। अगर हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री एक बार अपने सांसदों या विधायकों से बोल दे कि भैया पेंशन लेना बंद कर दो, तो शायद उनकी आंखों में थोड़ी शर्म आए और वो अपनी पेंशन लेना बंद कर दे। प्रधानमंत्री जी एक बार बोल के तो देखिए। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए दोस्तों कोर्ट ने तो हार मान ली है, क्योंकि कोर्ट में 2017 में लोक पहली नाम की एनजीओ ने केस फाइल किया था और उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। अब हम जनता को ही इसके लिए कुछ करना पड़े। अब आप सोच रहे हो कि जनता के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जनता के तौर पर दोस्तों हम यह कर सकते हैं, जब भी इलेक्शन आए और जिस पार्टी का कैंडिडेट हमसे वोट मांगने आए उस पार्टी से बोलो कि भैया अपने मैनिफेस्टो में ये लिखो, अगर आपकी सरकार बनती है इस पेंशन व्यवस्था को वो खत्म करेंगे। ऐसा होने में समय तो लगेगा दोस्तों, पर अगर एक बार ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया तो ऐसा होकर ही रहेगा, चाहे समय लगे दोस्तों उसमें ज्यादा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि अगली वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भीम, सत्यमेव जय दोस्तों। नमस्कार।